अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक होंगे। अच्छा जनाब, आजकल जो है मौसम हो गया है चेंज, पहनावे हो गए हैं चेंज, लोगों की बातें हो गई हैं चेंज, लोगों के एटीट्यूड हो गए हैं चेंज, क्योंकि ये असर होता है मौसम का। क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है ना, तो लोगों के दिमागों में भी गर्मी बढ़ती है और लोगों के जो थॉट्स हैं वो भी चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो जितनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं और दिन के आगाज़ में हम करते हैं, वो सारी आधे दिन बाद जो है वो कहीं ख़त्म हो रही होती हैं और फिर हमें ये एहसास होता है कि हम अपने कंफर्ट जोन में नहीं हैं। बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी लाइफ को अपने मूड या अपने कंफर्ट जोन के अकॉर्डिंगली चलाते हैं, और ये नेचुरल भी है कि अगर आपका मूड ठीक नहीं है तो जाहिर सी बात है आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें नहीं कर पाते। लेकिन अगर आपका मूड ठीक नहीं है और आपको किसी की कही हुई बातें बहुत ज़्यादा बुरी लगी हुई हैं और आपको लगता है कि अभी मुझे 1 या 2 घंटे तक तो मेरा मूड ही नहीं है कि मैं फ़लाँ काम करूँ, उसके लिए बेस्ट रेमेडी और बेस्ट टिप ये है कि जब भी आपका कोई मूड ख़राब कर दे और जब भी आपको लगे कि आपको किसी की बातों से दुख हुआ है, या जब भी आपको लगे कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है और आगे 2-4 घंटे तक आप अपने आप को उस तरीके से ओवरकम करके उस तरीके से नहीं मूव ऑन कर सकते, खा नहीं सकते, या आपका दिल नहीं कर रहा, अब आप किसी से बात नहीं कर सकते, उस वक्त आपने ये सोचना है कि जिस शख्स ने आपका मूड ख़राब किया है, या जो बंदा बंदी, कोई आपकी दोस्त, रिश्तेदार, कोई भी कुलीग, कोई भी जिसने आपका मूड ख़राब किया है, क्या वो वाकई आपका मूड ख़राब करना चाहता था या चाहती थी? क्या उसका मकसद यही था कि वो आपको आपकी जो लाइफ की हैप्पीनेस है, आपका जो अच्छा काम है, वो उससे रोक दे? सडन आप सोचेंगे और देखेंगे कि आपका मूड एकदम से चेंज होगा और आप उसको काउंटर करते हुए दोबारा से अपने मूड को बैकअप करेंगे, ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और 5 या 6 मिनट के अंदर ही आप अपने मूड के अंदर चेंज महसूस करेंगे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट थॉट। जब आप सोचते हैं कि आप डाउन हैं तो आप डाउन हो जाते हैं, लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि नहीं, आप डाउन नहीं हैं और आपने हिम्मत करनी है और काम करना है, तो यकीन करें आपका मोराल और हाई हो जाता है। और आपका मूड ख़राब करने वाला इंसान ये सोच रहा होता है कि मैंने इतनी मेहनत लगाई, इतनी सारी बहस करने के बाद किसी का मूड ख़राब किया, लेकिन ये तो वैसे कि वैसे ही है। दिस इज़ योर सक्सेस, और इसको कहते हैं कि आपने ये मोरालिटी रखनी है। आगे बढ़ते हैं और शो का आगाज़ करते हैं। और शो के आगाज़ में आज हमारे पास कौन है? आज हमारे पास है फ़खर ज़मान। जी हाँ, फ़खर ज़मान जो कि इंजर्ड हुए और बहुत ज़्यादा परेशान भी रहे, क्योंकि वो उस तरह से वो इनिंग्स नहीं खेल सके पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने बहुत सारी बेस्ट विशेस भी दी, उन्होंने स्टेटस भी डाला और उन्होंने कहा अल्लाह को यही मंजूर था। लेकिन जिस तरीके से वो रोए हैं ना, बहुत सारे पाकिस्तानियों का हार्ट ब्रेक हो गया है। ज़रा ये देखिए, फ़खर ज़मान जो है ड्रेसिंग रूम में रो रहे थे और बहुत सारे लोगों ने इनकी वीडियो शेयर की। इनफैक्ट पड़ोसी मुल्क में भी इनकी ये वीडियो गई, और ये बड़ा एक इमोशनल मोमेंट होता है कि जब आप अपनी कंट्री के लिए, जब आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाहें और इस तरीके से सडन आपकी कोई इंजरी हो जाए या कोई इस तरह की मजबूरी हो जाए कि आप पार्टिसिपेट ना कर सकें, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। एनी हाउ, इमामुल हक इन है और अब वो टीम को ज्वाइन करेंगे। इस हवाले से भी बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करें, लेकिन फाइनली अब आपको वो मोमेंट्स दिखाते हैं जब हमारी टीम जो है वो दुबई के लिए रवाना हो रही है। तो जनाब, आपने देखा ये मोमेंट्स थे जिसमें हमारी टीम जो है वो रवाना हो रही थी, और टीम के लिए बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और यही ख्वाहिश कि बस अब तो जीतना ही पड़ेगा। अच्छा जनाब, अब आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं कि स्टाइलिंग की दुनिया में जो हमारे मेल्स एक्टर हैं वो किसी से पीछे नहीं है, और बड़ी ज़बरदस्त जो है उनकी रील्स और शूट्स वो भी बहुत वायरल हो रहे हैं। तो ये देख। अच्छा जी, और अब चलते हैं सीधा, आपको दिखाते हैं कश्मीर, और कश्मीर में जो नज़ारे हैं उसमें है ये वाइट डेयर भी। भैया, अगर कोई ऐसे गोलगप्पे बेचेगा और वो भी आयज़ा खान और हानिया, तो लोग क्यों नहीं लेंगे गोलगप्पे? लोग आगे बढ़ कर जो है वो गोलगप्पे खरीदेंगे। और ये शूट मुझे बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगा। इसके बारे में मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए और आपके साथ भी शेयर करना चाहिए, तो हमने किया ये शूट आपके साथ में शेयर। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। और कल मैं जिस एक्ट्रेस के बारे में आपको बात करी थी कि बड़ी यंग एक्ट्रेस हैं, और अगर ये इस तरह से शूट्स करें तो काफ़ी ज़्यादा ये आगे जाएंगी और काफ़ी ज़्यादा जो है हाईलाइट होंगी। आयना आसिफ, ये देखिए ये इस शूट में क्या करी है। अच्छा जनाब, अब बढ़ते हैं हम शुमाइला के टोटके की जानिब, और शुमाइला का जो टोटका है वो कौन सा टोटका है? आज शुमाइला ने आपको बताना है आज कि भाई सफ़ेद बालों को जो है वो उस हिसाब से उनको ठीक करने के लिए, कम करने के लिए क्या टोटका होना चाहिए। तो भाई क्या टोटका है कि जिससे आपके बाल बहुत सारे सफ़ेद हो रहे होते हैं, किसी के बाल नज़ले की वजह से भी सफ़ेद हो रहे होते हैं, तो उसके लिए आपने कड़ी पत्ता और नारियल का तेल लेना है,
फिर आपने आधा कप नारियल का तेल लिया और उसके बाद उसमें आपने एक मुट्ठी भर कड़ी पत्ता डालकर हल्की आंच पर गरम किया। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इतना गरम करना है, इतना उसको पकाना है कि पत्ते जो हैं उसके वो काले ना हो जाएं। अच्छा, उसके बाद ठंडा होने पर आपने तेल छानकर किसी बॉटल में उसको फिर सेव कर लें। फिर उसके बाद इस तेल को हफ्ते में 3 या 4 बार बालों में लगाएं और 2 या 1 घंटे बाद धो लें। तो ये नुस्खा जो है बालों की सफ़ेदी रोकने, उन्हें मजबूत बनाने और कुदरती रंग बहाल करने में मददगार साबित होता है। तो जनाब, ये वो टोटका है जिससे जिन लोगों के बाल सफ़ेद हो रहे होते हैं किसी भी रीज़न की वजह से, इट्स नॉट अबाउट एज, इट्स अबाउट सो मेनी थिंग्स दैट यू आर हैविंग इन योर बॉडी। तो ये टोटका, ये नुस्खा जो है बड़ा ज़बरदस्त रहता है। अच्छा भाई, अब चलते हैं और जल्दी से आपको बताते हैं कि बीफ निहारी जो है वो कैसे बनती है। आज चले जनाब, बीफ निहारी जो है वो तो तैयार हो गई है और सुबह सुबह जो है निहारी मैंने आपके साथ में शेयर की है। बस दिल कर रहा है कि भाई नान जो है वो मंगवा लिए जाए। और फहद, आप सुन ही रहे होंगे, तो निहारी और नान का बंदोबस्त भी किया जाए। और इसके अलावा जाने से पहले, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बताते हैं कि कड़क चाय कैसे बनती है, क्योंकि मेरी चाय भी बस अभी आने वाली है। तो ज़रा कड़क चाय देखिए, कड़क चाय कैसे बनती है। चले जनाब, तो आजकल ये ट्रेंड बड़ा इन है और ये बड़ा अच्छा है कि दुपट्टे की जगह जो है पूरी फूलों की चादर जो है वो उन्होंने वो दुल्हन के ऊपर जो है वो रखी हुई थी और ये भी बड़ा ट्रेंडी लगता है। वैसे शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर टॉप स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस, कीप वॉचिंग सिटी एट 10। वेलकम बैक। तो टॉप स्टोरीज की डिस्कशन पे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इंट्रोडक्शन करा देते हैं। ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई ने भी ज्वाइन किया है। हमारे सीनियर रिपोर्टर अयाज भाई हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? चलिए जी, सिटी अपडेट्स आपके साथ में शेयर करते हैं और फिर जो है वो टॉप स्टोरी की जाने पड़ेंगे। क्या कुछ हो रहा है आज करंटली, जिसमें मेनली हम बात करेंगे मुस्तफ़ा केस के हवाले से। तो अभी बात करते हैं हम कि कौन सी फ्लाइट जो है वो मनसूख हो गई है और कौन सी फ्लाइट जो है आ रही है, या फिर कौन सी फ्लाइट जो है तकनीकी और ऑपरेशन वजूहात के बायस आज मनसूख है और कितनी फ्लाइट्स हैं। तो इसमें है कराची से लाहौर सीरीन एयर ER 522 524 मनसूख हो गई है। फिर उसके बाद कराची से इस्लामाबाद सीरीन एयर ER 502 504 मनसूख हो गई है। कराची से इस्लामाबाद एयर सियाल की परवाज़ PF 125 मनसूख हो गई है। कराची से लाहौर एयर सियाल की परवाज़ PF 145 मनसूख हो गई है। फिर कराची से लाहौर एयर ब्लू की परवाज़ PA 402 4 घंटे ताख़ीर के बाद 4 बजे अब रवाना होगी। और फिर उसके बाद कराची से दुबई एमिरेट्स की परवाज़ EK 609 वो भी मनसूख हो गई और कराची से इस्लामाबाद PIA की परवाज़ PK 370 ये फ़्लाइट भी जो है वो मनसूख हो गई है। तो ये फ़्लाइट शेड्यूल हमने आपके साथ में शेयर किया। अब कुछ पट्टे सोने की जानिब, सोने की क्या कीमतें हैं। तो जनाब, सोना महंगा हो गया है, ख़रीदार जो है वो गायब हो गए हैं। आलमी बाज़ार में सोना $9 महंगा होकर $2953 फ़ी औंस पर पहुँच गया है। 1 तोला सोना 1000 रुपये महंगा हो गया है और 1 तोला सोना 3,09,000 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है, जबकि 10 ग्राम सोना 857 रुपये महंगा हो गया है और 10 ग्राम सोना 2,64,917 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 1 तोला चांदी की कीमत 28 रुपये महंगा होकर 29,953 पर पहुंच गई है। तो जनाब, ये हमने आपके साथ में सोने की और चांदी की जो कीमतें हैं वो शेयर की। अब आपको बताते हैं कि जी, जिस तरीके से क्रिकेट वर्ल्ड है उसमें कई रिकॉर्ड्स टूटते हैं, कई रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो ये जो रिकॉर्ड है, एक रिकॉर्ड बना है और ये हैं क्रिकेटर इंडिया के शामी। इन्होंने जो है 200 विकेटें जो है वो ली हैं और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दूसरे मैच में भारतीय क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर मोहम्मद शामी ने बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो बॉलिंग कराते हुए 200 विकेटें अपनी मुकम्मल कर ली हैं। और दुबई में खेले जाने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के मैच में मोहम्मद शामी ने 10 ओवर्स में 53 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। मोहम्मद शामी तेज तरीन 200 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए हैं और उन्होंने 5126 गेंदें करवाकर ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है, जबकि इससे कबल ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क ने 5240 गेंदों में ये कारनामा अंजाम दिया था। एंड मैचेस के एतबार से मोहम्मद शामी सकलैन मुश्ताक के साथ मुश्तरका तौर पर दुनिया के दूसरे तेज तरीन और भारत के सबसे तेज तरीन 200 विकेटें लेने वाले बॉलर बन गए हैं। तो जनाब, अब डेफिनेटली पाकिस्तान के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। ज़रा ये स्टैट्स मैं आपके साथ में शेयर कर लूँ कि जो पहला मैच हम हार गए हैं, अब हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि हम कोई गलती करें। हमें अब जीतना होगा भारत से भी और जो हमारे आगे मैचेस होंगे उसमें भी हमें जीतना ही होगा। तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। टूर्नामेंट में आगे जाना है तो फिर इतवार को जो मैच हो रहा है, हाई वोल्टेज टाकरा हो रहा है भारत और पाकिस्तान का, उसको फिर हर सूरत, यानी पाकिस्तान को हर सूरत ये मैच जीतना है। पाकिस्तान को अगर भारत से खुदा न खास्ता शिकस्त हुई तो ग्रीन शर्ट्स के सेमीफाइनल में पहुंचने के जो इम्कानात हैं
फिर वो तकरीबन जो है वो कम हो जाएंगे, या हम कह लें कि वही गुमगू की सूरत हाल अगर मगर या फ़लानी टीम फ़लानी से हार जाए और फ़लानी टीम जो है फ़लाने को हरा दे तो फिर कुछ हो सकता है, यानी फिर से हम दुआओं पे आ जाएंगे। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि हमने ये मैच जीतना ही है। और फिर क्या हो कि कौमी टीम सिर्फ इस सूरत में सेमीफाइनल में पहुंचेगी कि जब आखिरी मैच बांग्लादेश से जीत जाए। सो यू नो, आखिरी मैच हमें बांग्लादेश से जीतना है, हमें भारत से जीतना है, और फिर इस तरह बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंडिया में से कोई एक टीम 2 और सिर्फ बाकी एक एक मैच जीते। मतलब ये देखें, ये कंडीशन है, इन कंडीशंस के ऊपर जो है वी विल गो टू द फाइनल। सो बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और इंडिया में से कोई एक टीम 2 और बाकी सिर्फ एक एक मैच जीते, इसके बाद रन रेट बेहतर करना होगा। तो ये सारी जो अब कहानी आ गई है इस मैच की, वो आ गई है जी जनाब कि हमने अपना नेट रन रेट भी देखना है। अब तो मैचेस तो जीतने ही हैं, लेकिन साथ साथ नेट रन रेट भी देखना है और दूसरी टीम्स के हारने और जीतने पर भी इंतजार करना है। तो लेट्स होप फॉर दी बेस्ट। बहुत सारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान टीम के लिए। हम अपनी टीम को सपोर्ट करना ज़ाहिर है नहीं छोड़ेंगे, और हाई वोल्टेज टाकरा है 23 को। जिस तरह आप मुंतज़िर हैं इस तरह हम लोग भी मुंतज़िर हैं। शो में यह वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर मुस्तफ़ा केस पर डिटेल डिस्कशन करेंगे। स्टे विद वेलकम बैक। तो हमारे ब्यूरो चीफ कराची अशरफ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, अयाज़ भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अयाज़ भाई, सबसे पहले आपसे मैं इस केस के हवाले से बात करना चाहूँगी कि अगर आप देखें ना कि इंसानियत के तौर पर देखें तो बहुत सारी चीज़ें नाकाबिल यकीन होती हैं कि यकीन नहीं आता कि इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी होती है उनकी बेसिस पर अगर आप देखें तो फिर एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और हर चीज़ आपको कनेक्ट भी हो जाती है और हर चीज़ आपको समझ भी आती है। अयाज़ भाई, ये जो केस है मुस्तफ़ा का केस, इसमें इंसानियत को तो अगर हम साइड पर रख दें तो कहीं ना कहीं इसमें आइस का नशा और दीगर जो है वो लवाजमात शामिल हो जाते हैं। ज़रा इस केस के हवाले से बताएं कि ये इस केस की जो डिटेल्स हैं वो क्या हैं, अब तक क्या पेशरफ्त हुई है और अभी करंट क्या सिचुएशन है? हो रहे हैं, हाँ। बताया जा रहा है उसने तमाम अपने जो जुर्म किए वो कबूल कर लिए हैं, हाँ। कल। और अब वो कह रहा हाँ जी मैंने कत्ल भी किया है, मैंने मारा भी है, मैंने डराया भी है, मैंने ये भी किया है। मेरे उसकी FIRs निकल आई हैं, ANF की FIR निकल आई है, यानी कि मंशियात की उसके बेचने और इस्तेमाल करने की उसके मुतादिद केसेस हैं, डराने के, धमकाने के लोगों को, यानी कि वो एक आदी मुजरिम है, वो लड़का आदी मुजरिम है। मुझे मुस्तफ़ा के वालिदैन से ये सवाल है कि आपने उस बच्चे को, जब आपके उसकी दोस्ती कोई पुरानी नहीं है, बचपन के या कॉलेज फ्रेंड्स या स्कूल फ्रेंड्स नहीं है, 2 साल पुरानी उसकी दोस्ती है, आपने अपने बच्चे को क्यों नहीं देखा? ये बात हम हमेशा कहते हैं और हमारे पेरेंट्स ने हमेशा ये बात सिखाई है, तो आजकल क्यों नहीं सिखाई जाती कि अपने बराबरी से दोस्ती की जाती है? आप आज के दौर में आप देख रहे हैं कि उसके पास इतना असला मौजूद है, 4 घंटे पुलिस से लड़ा है वो लड़का, उसके पास असला मौजूद था, वो डराता धमकाता, यानी वो गार्ड्स लेके इस डिफेंस के एरिया में घूमता रहा, लोगों को डराता रहा। तो आपने सिर्फ उससे दोस्ती इसलिए रखी कि आप भी एक भरमबाजी करते फिरें शहर के अंदर, एक दहशत की अलामत बन जाए। आपने दोस्ती तो इसलिए रखी। आप 2 साल तक माशरे के अंदर आप भी कहीं ना कहीं उसके साथ शरीक मुजरिम रहे होंगे, नाहक आपका खून बहा हो गया, लेकिन ये बात भी तो सोचने वाली है ना कि वो आपकी दोस्ती इतनी ज़्यादा थी, आप उसके साथ शहर के अंदर दहशत की अलामत बने रहे, तो आपके उसके पेरेंट्स से ये पूछना चाहिए कि जब आपका बेटा ये सब शहर में कर रहा था तो उस वक्त आप लोग कहाँ थे? अब जब आपके बेटे के साथ ये वाकया उसी लड़के ने कर दिया, क्योंकि वो नशे का आदी, उसको तमीज़ नहीं है, हो सकता है वो अपने माँ बाप को भी मार दे, मार देता, उसका बाप भी लग रहा है कि वो नशे का आदी है, उसके ऊपर भी सुना है कि केसेस हैं, वो भी पहले। तो ये तो फैमिली ही पूरी खतरनाक किस्म की फैमिली थी। देर आया दुरुस्त आया, लेकिन एक देखें, एक डिफेंस के अंदर एक डालों में घूमने वालों के जो गार्ड्स और लोगों की एक से बढ़कर एक दहशत की अलामत है, वहां लोग घबराते हैं। इससे पहले भी एक भुगतियों का केस हुआ जिसने एक दूसरे में आपस में एक दूसरे को कजन्स को मार दिया, तो वो लोग भी इस शहर के अंदर दहशत की अलामत रहे, जिला साउथ के अंदर। आप किसी से भी पूछ लें, कोई लोग अपने घरों में जो पार्टीज करते थे वो लोग डरते थे कि ये लोग अगर पहुंच गए तो ये तो आके हड़ाउड़ी मचा देंगे। तो इस शहर के अंदर मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये इतने बड़े बड़े मॉन्स्टर कैसे खड़े हो जाते हैं और ये इदारे कहाँ सो रहे होते हैं। और जब ये बड़ा कोई वाकया हो जाता है, एक DSP को जख्मी कर दिया, वो तो कह रहा है अगर मुझे बर वक्त पता चलता तो मैं तो इससे
बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा लड़ सकता था। वो तो जब घर के करीब पहुंच गए तो मुझे देर में पता चला, तो मैंने 4 घंटे मुकाबला किया। वो तो ये कह रहा है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, हमारी करस्पॉन्डेंट अनुषा जाफरी ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है और पूछते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं। इस वक्त मुस्तफ़ा की जो है वो कब्र कुशाई की जा रही है और अनुषे वहाँ हैं। तो अनुषे, अपडेट कीजिए, क्या आप करंट सिचुएशन देख रही हैं, क्या मनाजिर हैं? बहुत शुक्रिया सबा। इस वक्त हम जो है वो ईदी के कब्रस्तान में मौजूद हैं और मेरे अकब में आप देख सकते हैं मेरे कैमरामैन राना जाजेब जिस तरीके से मनाजिर आपको दिखाएंगे। मजिस्ट्रेट की टीम और मेडिकल बोर्ड की जो टीम है वो यहाँ पर कब्रस्तान में पहुँच चुकी है। अब पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया भी जो है पहुँच चुकी है। मेरे अकब में आप देख सकते हैं CPLC के जो हैं आमिर हुसैन साहब, वो भी यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो है वो कब्र कुशाई के हवाले शुरू कर दिया गया है। बकायदा पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया की जानिब से मुआयना किया गया है मुस्तफ़ा आमिर की कब्र का। पूरी टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मोहम्मद अली भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। सख्त सिक्योरिटी के अंदर जो है मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की जाएगी और चारों तरफ से इस कब्र को जो है वो टेंट लगाकर रेदी की जानिब से बंद कर दिया गया है। जो CPLC के आमिर हुसैन साहब है वो भी उस साइड आप देख सकते हैं कि मौजूद हैं और पुलिस की नफरी के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर कब्र कुशाई की जाएगी। शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे, DNA फिर चेक किया जाएगा। इसके शवाहिद इकट्ठे करने के बाद मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि CPLC की टीम भी यहाँ पर मौजूद है। AD के रजाकार भी यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया भी जो है वो पहुँच गई हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो है वो जितने तमाम तर लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं अब से कुछ देर बाद। बल्कि आप देख सकते हैं उस साइड भी जो है वो AD के रजाकार भी मौजूद हैं। तमाम तर चीज़ें इन्होंने शुरू कर दी हैं और बाकायदा तौर पर अब से कुछ देर बाद कब्र कुशाई होगी और कब्र कुशाई होने के बाद शवाहिद इकट्ठे किए जाएंगे। शवाहिद इकट्ठे करने के बाद और जो कब्र कुशाई की जाएगी उस दौरानिए के दौरान जो है वो पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया और मजिस्ट्रेट ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त मौजूद है केवाड़ी में, जहाँ पर अब से कुछ देर बाद मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की जाएगी। वहाँ पर जितने भी रेलेवेंट लोग हैं वो मौजूद हैं और उसके बाद फिर वहाँ से उनका DNA लिया जाएगा और उसके बाद प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुषे अपडेट करने के लिए। अशरफ भाई, अब ये प्रोसेस जो है ये कब्र कुशाई तक पहुंचा है, उसके बाद अब DNA लिया जाएगा और उसके बाद मज़ीद फिर जो है वो सबूत जो है वो कलेक्ट किए जाएंगे और इस केस पे मज़ीद काम किया जाएगा। अगर इस केस की बैकग्राउंड स्टोरी आप देखें तो जिस तरीके से अयाज भाई ने बात की कि भाई ये पेरेंट्स की बड़ी जिम्मेदारी होती है कि उनके बच्चों की दोस्ती किससे है, वो कहाँ मिल रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और जो गैदरिंग है उसका कितना बड़ा जो है वो पार्टिसिपेशन होता है आपकी ज़िंदगी को चेंज करने में। तो शुरू में तो आप लोगों को लगता है या हम लोगों को लगता है कि हमारी दोस्तियाँ कुछ ऐसे लोगों से हो गई हैं जो बहुत ज़्यादा असर रसूख रखते हैं, जो बहुत ज़्यादा हमारे काम आ सकते हैं या बहुत ज़्यादा हमारे मसाइल हल कर सकते हैं। लेकिन समहाउ अगर वो एथिकली कुछ गलत करते हैं या उनकी जो पार है वो गलत तरीके से है तो उसका अल्टीमेटली नुकसान बाद में आप लोगों को ही होता है, उन लोगों को ही होता है जो पहले उनका साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि इस तरह के लोग फिर किसी के भी नहीं होते। अशरफ भाई, ये बहुत अच्छी बात अयाज भाई ने की कि इस तरह के लोग किसी के नहीं होते। पहले तो पेरेंट्स जो है ये प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते हैं, उसके बाद जो है वो बच्चे भी ये प्रोटोकॉल इंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में इस तरह का हादसा होता है। लेकिन इंसानी अलमिया ये है कि इसको आइस का नशा कह लें, इसको तरबियत आप कह लें, एक बच्चे को जला दिया गया। वो जो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स कि गाड़ी में उस टाइम तक ही वॉज अलाइव, वो ज़िंदा था और उसके बाद उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी गई। उससे पहले उसकी तजलील भी की गई ये कहकर कि अगर भाग सकता है तो भागो। ये ना मतलब मैं जब ये बात करी तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे कि ये वो मोमेंट, क्या मोमेंट होगा कि आप इतना गुम हैं अपनी दुनिया में कि आप किसी इंसान की जान ले रहे हैं। एक इंसान की जान बचाना पूरी इंसानियत की जान बचाने जैसा है। वो आपका दुश्मन है, दोस्त है, आपकी उससे कोई भी प्रॉब्लम है, आप किसी की जान कैसे ले सकते हैं? बड़े से बड़ा दुश्मन भी अगर आपके सामने है, आप उसको लॉ के अकॉर्डिंगली उससे बात करें, कानून है। जान ले ली एक बच्चे की। देखिए सबा, जो हम देखें जैसे अयाज ने भी बोला, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आजकल का जो सिनेरियो है कि वो गाड़ी दिखाओ, पैसा दिखाओ और फिर लोगों को घेरो। अब वो ये बच्चा था, ये भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी से था, मुस्तफ़ा जो है, इनकी दोस्ती हुई, जो रिपोर्ट आ रही है 2 साल हुए, ज़्यादा पुरानी नहीं है। इसके बाद इन्होंने जो डिफेंस में घर लिया हुआ था, गाड़ियाँ हमने देखी,
सिक्योरिटी इदारे की नंबर प्लेट लगाई हुई थी उन्होंने, इतने पावरफुल वो बने हुए थे, अपने पर्सनल गार्ड रखे हुए थे। और जब आप देखें कि उनके पास पुलिस वाले जब पीछे आए तो डीएसपी और जो पूरी टीम थी अंदर नहीं जा सकी है, पुलिस सर्च वारंट के साथ आई है। उनके गार्ड उस समय तो उस लड़के ने जिसने मुलजिम ने जो मारा है मुस्तफ़ा को, जो अब तक इतला पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग की है, मतलब पुलिस पे, इट्स मीन के वो कुछ थे, उनके पास असला था। और उसके बाद इतने खुलेआम जो घूमते थे, तो उससे पहले सिक्योरिटी इदारे उन लोग पर नजरें क्यों नहीं रखी। और उसके बाद आप देखें कि ये इनके पास मनीशियात का भी आ रहा है, कॉल सेंटर भी, ब्लैकमेलिंग भी आ रही है, जो अभी इनिशियल रिपोर्ट क्यों इंकशाफ ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं ना। कॉल सेंटर करके लोगों को उसमें एक वहाँ से जो तहकीकात में बताया कि एक लड़की का DNA भी मिला है जिसको ज़ख्मी किया है। इसके अलावा ये भी बताया कि जब इसको मुस्तफ़ा को जब वहाँ पे वो कर रहे थे ब्लैकमेल, तो इसको बांधा हुआ था, हाथ पांव रॉड से मारा है, जो इसने मुलजिम ने पुलिस को बयान दिया है अभी तक, जो रिपोर्ट हुआ है। उसके बाद जो उसको रॉड से मारा है वो रॉड भी नहीं मिली है, जो बांधने के बाद इसको जो लेके गए गाड़ी में जो जलाया है वो उसकी चीज़ें भी नहीं मिली हैं। अब मेन ये है कि तमाम, क्योंकि लिंक होता है, जो आपकी पुलिस जो है तमाम सर्विलेंस करने के बाद जब वहाँ पहुँची थी कि उसके कनेक्शन, मोबाइल के कनेक्शन और ये सारी जो लास्ट कॉल वगैरह, उसके बाद ट्रेस करके उस घर पे पहुंचे थे जिसके ऊपर रेड मारनी थी। और रेड मारने से पहले उन्होंने जो किया है, यानी कि पुलिस एक आला ऑफिसर उसको जख्मी किया, एक और पुलिस वाला जख्मी हुआ। और हैरान कुन बात है कि वो बयान पुलिस को दे रहे हैं कि मुझे तो देर हो गई, अगर पहले पता चलता ना तो मेरे हिसाब से रॉकेट भी चला देता वो। अब मसला ये है कि वहाँ पे मेरा एक यहाँ पे कंसर्न ये है कि जब ऐसा है और मुलजिम, अब जो मुलजिम के वालिद की जो हरकतें हैं, मैं हैरान हूँ कि मतलब एक बाय लॉ जो भी है कि वो बोल रहे हैं इल्ज़ाम लगाया, ये सब लगाया। अब आप देखें कि उस बच्चे का और सारा लिंक भी निकल रहा है। उस बच्चे को नशा भी करा रही थी, नशा भी बेच रहे थे, एंटी नार्कोटिक फोर्स के केसेस भी हैं। ठीक है, ये जो नशा भी बेच रहे थे, इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी निकल रहा है, क्रिमिनल बैकग्राउंड भी है। इनको पहले इतनी इनके खिलाफ इनको किसी ने क्रैकडाउन नहीं किया, पकड़ा नहीं, किसी ने इनको रोका नहीं, ये मजे से धड़ल्ले से इसलिए घूम रहे थे। डबल शनाख्ती कार्ड बनाया हुआ था मुलजिम ने, जो अपना था, उसके अलावा एक जाली शनाख्ती कार्ड था। उस जाली शनाख्ती कार्ड पे डिफेंस में ये सारा किराए पे XYZ जो भी सारी काम कर रहा था, जिसमें वालिद का नाम भी दूसरा था, ये पुलिस की तहकीकाती रिपोर्ट में आया। यानी अब आप देखें कि इसमें कितने इदारे मुलव्विस हैं कि जाली शनाख्ती कार्ड बनना तो घर में तो नहीं बनाया होगा, जाहिर है, डाटा दिया होगा, पैसे दे के सब कुछ हो जाता है। और यहाँ पे क्योंकि इस टाइप के लोग, मैं बताऊँ इस वक्त कराची में सिर्फ ये एक केस नहीं है, 7 ज़िला हैं, हर जगह पे ऐसे केसेस चल रहे हैं। वो क्या करते हैं, रैकी करते हैं, आके उस सोसाइटी में उस लड़कों को जो पता है कि बड़े अमीर लड़के उनको घेरते हैं, पहले फ्री में उनको नशा देते हैं, फिर उनको घिने अपनी तरफ कर लेते, फिर आदत हो जाती है। इट विल मेक सेंस कि वो लोग क्योंकि आदी हो जाते हैं तो उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। अब वो करें या करें, मतलब आज जो मुस्तफ़ा के साथ किया, जो रिपोर्ट के मुताबिक उसको बांध के मारा है, उसके बाद उसने रिपीटर से उसके पास फायर मारना है, वार्निंग कह रहा है कि वार्निंग दी कि अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। अब उसके बाद जब वो नहीं हुआ तो जो पुलिस रिपोर्ट में आ रहा है कि उसको लेके गए, पेट्रोल छिड़का है और उसको आग लगी। वो जिंदा था उस वक्त जब गाड़ी में डाला गया। पुलिस ये वही तो सांसें आ रही थी, मतलब ठीक है। अब मसला ये कि इनका ये इतना एक्सट्रीम, क्योंकि जो भी नशा ये कर रहे थे वो इतना एक्सट्रीम हो जाता है कि उनको कुछ नज़र नहीं आता। इवन के भी मैं बता दूं कि जब पुलिस पे हमला हुआ है, नॉर्मल बंदा कोई भी उसको पता है कि मैं पुलिस पे अटैक करूंगा, इट्स एंड। आप क्रॉस समझती हैं, बिल्कुल, एंड इसके आगे आप कुछ नहीं है, कोई नहीं बचा सकता है। लेकिन उसे करने के बाद भी वो खड़ा हुआ है इतना स्ट्रॉन्ग, क्योंकि पैसा है पीछे जिन लोगों के साथ, क्योंकि माफिया इतना खतरनाक है मनीशियात का। इवन कि अगर हम लोग यहाँ बोल भी रहे हैं तो वो भी अगर देख रहे होंगे तो वो भी कंसर्न करेंगे कि ना भाई इनको किस तरीके से, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा इसको कर रहे हैं ना चीज़ें। और बैक टू बैक अगर आप देख रहे हैं कि मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई से लेके हम लोग उस घर से लेके घर की सारी डाटा जब वहाँ जाके पुलिस गई है देखने के लिए, रेड मारने, मतलब आप ये देखें कि आप इतने पावरफुल। मैं तो हैरान हूँ कि मैं ऑन एयर भी बोल देता हूँ कि जो गाड़ियाँ खड़ी हुई थी सिक्योरिटी इदारे की नंबर प्लेट लगाई हुई थी, ठीक है। अब आप ये सोचें कि ये कंसर्न कितना बड़ा है कि जो हमारी टॉप सिक्योरिटी इदारा है उसकी नंबर प्लेट लगाई हुई थी। हाउ इट्स पॉसिबल कि इस शहर में वो लगा के घूम रहा था और हमारी सिक्योरिटी इदारे का अगर नाम वो कर रहा था। तो अब तमाम लोगों को इसमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनना चाहिए और इसमें जो जो लोग मुलव्विस हैं, क्योंकि ये पूरी माफिया, इसकी बहुत बड़ी ट्री होगी, ये 1-2 लोग नहीं है, ये पूरा गैंग है, ठीक है। और इतनी पावर के साथ जो ये किया है कि आप देखें कि गाड़ी वो खड़ी हुई है,
3 गाड़ियां, फुटेज है हमारे पास, प्रूफ है, अगर कोई बोलेगा तो हम दिखा देंगे। सबसे अहम चीज है ना अशरफ भाई, बात सारी सोचने की है, FIR लॉन्च है जी, कह रहे हैं कि यही तो FIR है, निकल हाँ, आई है ना, कि तो हाँ। गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही थी? क्या चीज रोक रही थी FIR को? हाँ। पैसे, क्या चीज पैसे। रोक रही थी? आप पैसे। मुझे ये बात समझ नहीं आती, मैं आपको ये बात सियासी हो जाएगी। एक आदमी बयान देते जाए, आप उसको पकड़ने पुलिस लेके आज बंद कर दिया है। हाँ। कोई चालान नहीं है, सियासी रहनुमा है वो किसी एक जमात का। अफाक अहमद अंदर बंद है कि आपने बोला आपकी वजह से गाड़ियां जल गई, एक आदमी की FIR है, बंदा जला दिया है उसने जिंदा। उसके लिए आप सोच रहे हैं, अभी उसके इंकशाफात, आपको प्रूफ कोई नहीं मिला। अभी आप इसकी टेक्निकल गेम देखें, उसने ये वीडियो बयान भी इसका रिकॉर्ड हो गया, अभी अदालत में जाके मुकर जाएगा मुझ पर तशद्दुद किया गया और मुझसे ये बयान दिलवाया गया और कोई इनके पास सबूत नहीं है। ये केस ऐसे कमजोर हो जाएगा। पुलिस की जो दौड़े लगी हुई हैं, उनके पास DNA और ये सब चीजें जो करना पड़ गया तो कबर कुशाई, क्योंकि उनके हाथ में कुछ नहीं है। और वकील इतने चालाक होते हैं हमारे भाई, मैं उनको पहले भी ये बात बोली थी, उनसे डर भी बहुत लगता है हमें कि वो फौरन इश्तियाल में आ जाते हैं कि उन्होंने ही इसको सबक पढ़ाया होगा उसको निकालने के लिए। अभी पूरा एक पैनल तैयार हो चुका होगा इनके वकला का, जो उसको समझा रहे होंगे। ये देखें, सबसे बड़ा जो मेरा कंसर्न है, सिक्योरिटी इदारे पे अगर फायर मारा है, मैंने तो दी एंड लगा दिया है, क्योंकि इट्स अ हाईली क्रिमिनल केस, कोई नहीं बचा सकता है इसको। और अगर आपने पुलिस वर्दी में किसी पे फायर मारा है, इट्स मीन कि ये दी एंड, मतलब वो क्या कर सकता है? जब पुलिस वर्दी में जाके वो रोकने जा रहा है, वो उसको नहीं छोड़ रहा है, तो मैं तो आम आदमी हूँ। सही कह रहे हैं, बिल्कुल। इसके ऊपर तो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और जिस तरीके से सिटी तो उसके 21 ऊपर गोली ने मारने के ऊपर इसकी उसको रिमांड कवरेज भी कर तो रहा है, नहीं और दिया, आपको और इस हवाले से उन्होंने जज हम अपने प्लेटफॉर्म से सिटी 21 आपको हर खबर के हवाले से बता रहा है कि भाई अभी क्या डेवलपमेंट हुई है इस केस में। तो डेफिनेटली हम आपको मजीद भी अपडेट करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दीगर टॉप स्टोरीज के ऊपर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे मुस्तफ़ा कत्ल केस, और कराची से इस तरह के कई केसेस होंगे जो कि शायद रिपोर्ट भी नहीं होते। लेकिन अब हम कुछ बात कर लेते हैं कि इस तरह का ये जो हाई प्रोफाइल केस सामने आया है, जिसकी अब इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है, और इस केस के हवाले से हम आपको लम्हा ब लम्हा अपडेट भी कर रहे हैं। हमारे करस्पॉन्डेंट भी आपको बताते हैं, अभी अनुषा भी वहाँ पर मौजूद थी। इसमें अभी मज़ीद क्या पेशरफ्त होगी ये भी हम आपके साथ में शेयर करेंगे। भाई अशरफ भाई, कितनी जिम्मेदारी बन जाती है अब इस तरह का केस सामने आने के बाद के ऐसा केस जो कि आपकी यूथ को भी एक लेसन दे रहा है कि भाई आपने अगर ऐसी दोस्तियां करनी है तो फिर ऐसे ही इफेक्ट सामने आएंगे। पेरेंट्स को भी एक लेसन मिल रहा है कि अगर आपकी दोस्तियां बहुत अपने से ज़्यादा लोगों में हैं, यानी इतने अमीर लोगों में हैं या इतने पावरफुल लोगों में हैं, तो पहले ये चेक कर लें कि वो अमीर या पावरफुल लोग जो हैं वो राइट वे में चल रहे हैं या नहीं चल रहे, क्योंकि इसका नुकसान अल्टीमेटली आपको होता है। क्या समझते हैं कि स्कूल कॉलेजेस में जिस तरह से अभी हम कल के शो में बात कर रहे थे कि डोप टेस्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए, शर्जील नाम मिमन ने भी इस हवाले से बात की कि ठीक है जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, आइडेंटिटी नहीं देंगे उन बच्चों की। ये जो नशा है इसके ऊपर क्रैक डाउन कितना ज़रूरी बन गया है, अब इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना कितना ज़रूरी हो गया है। इसको चेक करना चाहिए कि ये लोगों तक कैसे पहुंचता है, इसको कौन लेके जाता है, इसके पीछे कौन इन्वॉल्व है, क्योंकि जब तक इसकी जो ये जो कहते हैं ना मसले की जड़, तो ये मसले की जड़ ये जो नशा है, जब तक ये ख़त्म नहीं होगा तो ये इस तरह के इंसिडेंट भी सामने आते रहे। देखिए सबा, ये मसला कैसे ख़त्म होगा मुझे बताया ना। हाँ। इसमें इतना बड़ा पैसे का गेम है, यानी कि वो एक पुड़िया जो है 1,500-2,000 हज़ार की होती है, एक बंदे को घेरते हैं, ट्री बनाते हैं। बहुत ट्री समझना बहुत आसान है। मैं हूँ, मेरे 5 दोस्त हैं, मैंने उन 5 को पकड़ा, उनको दिया, उन 5 के 5 दोस्त हैं। हाँ। तो ये 25 से 50, 50 से 150, 200 पे 2,500, 50,000 ऐसे होते हैं। अब ये जब ये शुरू में देते हैं ना फ्री में, उसके बाद ये जो ट्रैकिंग करते हैं, आप यकीन करें ऐसे लोग भी हैं इस कराची में जो हमने रिपोर्ट किया, मैंने खुद किया हुआ है, कि आदि कराने के बाद घर में चोरी कराते हैं। हाँ। पे क्रिमिनल बनाते हैं, और उसके अगर नहीं देंगे उसको कहते हैं ये करो। तो ये हमारे जैसे अयाज ने कहा, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस वक्त अलार्मिंग है, तमाम पेरेंट्स अपने जो बच्चे जा रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, कहाँ बैठ रहे हैं, वो देखें और उनके ऊपर SOP लगाएं। क्योंकि अगर नहीं लगाया, और जो अभी सिचुएशन नहीं, भाई वो घूमने गया, वो कहाँ जा रहा है भाई। इस वक्त आप देखें स्ट्रीट क्रिमिनल में अगर आप देखेंगे शौकिया, मतलब कि ऐसे लोग सामने आए हैं जो रिपोर्ट हुई है, मैं तो देख के हैरान रह गया कि भाई वो करते हैं, हम देख रहे हैं क्या कैसे होता है ये। अब आप दोस्तों के साथ बैठ के, पढ़े लिखे फैमिली से जिसके वालिद माँ पढ़ाती हैं या कोई अच्छी जगह पे काम करते हैं, उनके बच्चे करें, तो आप सोचें ना, माँ बाप तो ऐसे नहीं है ना, नहीं है, हाँ। मगर उनका उठना बैठना इतनी खतरनाक जगह पे है।
आप अगर आपकी सोसाइटी है उसमें कोई लड़का आके बाहर का बैठ रहा है, स्टॉप देम, क्योंकि वो कौन है, कहाँ से आ रहा है। अब जैसे अयाज है, फिर वही की पॉइंट, 2 साल हुए इनकी दोस्ती को और इतने करीबी है, उसके बाद ऐसी दोस्ती कि उन्होंने उसको तशद्दुद करके मार दिया। एक इंसानी जान लेना आसान नहीं है। मतलब तो आप कैसे उसके कर सकते हैं? आप हाँ। सोचे कि उसने पुलिस, मैं तो ये बार बार सोच रहा हूँ कि जब पुलिस वाले पे फायर मारा है, मतलब आम आदमी तो गया ना, वो तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। और उसके जो वालिद साहब है माजरत के साथ जो वो हरकतें कर रहे हैं जी, ठीक है, सबसे पहले तो उनकी पूरा मेडिकल टेस्ट होना बॉडी चाहिए। लैंग्वेज अशरफ भाई, वो बंदा किस तरीके से बात ठीक है, किस तरीके से करते क्योंकि हैं? एक फैमिली उसके मतलब बच्चा दुनिया से आप खड़े होके आप बताओ ना, आप जो हरकतें कर रहे हो, जो बातें बोल रहे हो, तो पता होना चाहिए ना लोगों को। अब आपके बच्चे के ऊपर कौन सा इल्जाम है जो नहीं लगा है? इल्जाम बोल रहे हैं ना अभी। अब जैसे कि बोला कि ऐसा मतलब पुलिस के ऊपर फायर मारा, पुलिस वाला जख्मी हुआ, तो मेरे हिसाब से ऐसे कहा जा रहा है कि वो खुद मार ली। भाई वहां पे सीसीटीवी लगे हुए हैं, सब कुछ लगे हुए हैं। अब 4 घंटे भाई 4 घंटे फायरिंग हुई है डिफेंस में, सीसीटीवी नहीं था वहां पे। निकाले प्रूफ दें, मगर हमारा जो कानून है ना बहुत वीक है माजरत के समझ से साथ। मुझे ये भी देखें, ये पहला वाकया नहीं है। शाहजेब कत्ल केस भी सबके हाँ याद वो होगा। जाहिर है, वो तो वो भी बिल्कुल हाँ बहन को छेड़ने के चक्कर में वो इतना बड़ा केस हाँ, बना, वो सही। पूरा रोड के ऊपर गाड़ी रोक के उसको रास्ते मारा में, गया हाँ, था। हाँ। याद करें अगर वो बिल्कुल, थोड़ा हाँ, फ्लैशबैक फ्लैशबैक में जाओ तो ये वो कोई वो पहला केस है हाँ। शहर के लिए। सही। बच्चों को जो ज्यादती के बाद जो गले दबा दबा के मार दिए जाते हैं, क्या वो क्या कम जो है वो वैशी लोग हैं वो लोग? हाँ, सही। तो यहाँ बात सारी देखिए जिम्मेदारी पेरेंट्स की है। ये बार बार मैं आपको कहता हूँ, हम जब खेलने जब स्टूडेंट लाइफ में थे, जरा बता दें अशरफ भाई ने, हम भी क्रिकेट खेलते थे, मगरिब की अजान पे हमें घर पहुंचना होता था। मगरिब अगर रोड पे हो जाए टांगे कांपनी शुरू हो जाती थी। खौफ रहता है कॉलेज लाइफ में गए 11 बजे घर के अंदर चाहिए अगर रात को दोस्तों में जा रहे हैं। तो आज तो कोई पूछने वाला नहीं है भाई। फिर आप सारा माशरे और पुलिस सिस्टम अगर खराब है तो कम से कम घर का सिस्टम तो आपके हाथ में है ना। बच्चे का कंट्रोल, अपने बच्चों के, अपने फैमिली के बच्चे, ये तमाम आपके बच्चे हैं। मामू होते हैं घर के अंदर, चचा होते हैं, किरदार अदा करते हैं। अगर आपका वालिद और वालदा नहीं कर रहे तो घर के जो दूसरे बड़े हैं, दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, ये सब लोग तो जिनके नहीं है, जिनके हैं वो तो ये किरदार अदा करते हैं। जॉइंट फैमिली हमारे यहाँ भी कोई ये सिस्टम तो नहीं है। जॉइंट फैमिली में अच्छी खासा आबादी जो जॉइंट फैमिली में रहती है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई आप अपने जो दूसरे चचा वगैरह हैं उनको माजरत वो लोग देखते हैं ना कि भाई आपका बेटा जा रहा है, जरा देख लें भाई आपका बच्चा ऐसा जा रहा है, ताया देख रहे हो भाई, देखो अपने बच्चे को, ये निकल रहा है घर से बाहर। क्या ये सिलसिला है इस तरह? तो ये सब आप सबकी जिम्मेदारी है। ट्रैक डाउन जिस तरह से ये कानूनी इदारे करते हैं, वहीं घर पे भी चेक एंड बैलेंस रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वरना इस तरह के केसेस जो है वो सामने आते रहते हैं। बहुत शुक्रिया अयाज भाई, बहुत शुक्रिया अशरफ भाई, हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद थे। शो में यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शो को आगे बढ़ाएंगे। न बंदगी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है आका। अता किया मुझको अता किया मुझको दर्द उल्फत, कहाँ थी ये पुरखता की किस्मत। मैं इस करम के कहाँ था काबिल।
करम है आका के बात अब तक बनी हुई है, ये सब तुम्हारा करम है आका। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत नात आपने पढ़ी है अरमीना, और आप हमारे शो पर आई, शो पर आपको करते हैं वेलकम। अरमीना, ये बताएं कि आप कब से जो है वो नाते पढ़ रही हैं और आपको नाते पढ़ने का शौक़ कब से था? मैं छोटी थी, 4 साल 5 साल की कह लें, क्योंकि मेरे मामू पढ़ते थे नात। अच्छा, मामू नात पढ़ते मामू थे? नात ख़ां थे, अच्छा। जुनैद चिश्ती, हाँ, बहुत मशहूर नात ख़ां हैं। अच्छा। और उनको देख के मुझे बहुत शौक उठा कि मैं भी नात पढ़ूं। सही। तो मतलब कब से पढ़ रही है? फिर स्कूल में पढ़ती हैं, फिर कॉलेजेस वगैरह में जी पढ़ती हैं? जी, स्कूल में भी मैं पढ़ती थी नात। अच्छा, अभी मेरा मैट्रिक हुआ है, मैं फर्स्ट ईयर में गई हूँ, तो कॉलेज में भी अब मैं ही कॉलेज पढ़ती में हूँ। भी अरमीना को बुलाते हैं कि अरमीना जी। आप आएँ और जो है वो नात पढ़ें। बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़ है और बहुत जी, खूबसूरत तरीके से जो है वो आप नातें पढ़ती है। अरमीना, कुछ याद है कि पहली नात कौन सी पढ़ी थी? पहली नात मैंने पढ़ी थी मेरे दिल में है याद मोहम्मद। अरे वाह, अगर वो आप थोड़ा सा पढ़ के। जी जी ज़रूर। जी, चलें। मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना, मेरे दिल में याद मोहम्मद। दिल शिकस्ता है मेरा तो क्या, इसमें रहते हैं शाहिदो आलम, इसमें रहते हैं शाहिदो आलम, जब से मेहमान हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बन गया है मदीना, मेरे दिल में है याद मोहम्मद, मेरे होठों पे जिक्र मदीना। बहुत सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत आपने नात पढ़ी। और यकीन करें कि जब आप नात पढ़ रही थी तो उस टाइम जिस तरह से सब जो है वो किसी और फेज़ में चले गए थे, मैं भी किसी और फेज़ में थी, और जितनी खूबसूरत तरीके से आप नात पढ़ती हैं ना अरमीना, अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे। ये बताएं कि मिलाद वगैरह पढ़ती हैं आप, जाती हैं मिलाद में? जी जी, मैं जाती हूँ मिलाद में। अच्छा। मेरी मम्मा साथ होती हैं और मेरी खाला साथ होती हैं। हाँ। मेरी खाला भी नात ख़ां हैं। अच्छा, आपकी खाला भी नात जी। ख़ां है? सही। तो खाला भी नात ख़ां है, मामू भी नात ख़ां है, तो बस ये फिर शौक़ जो है ये वहीं से फिर वहीं से हुआ वहीं से पैदा हुआ है शौक़, और फिर उसके बाद आपने इसको बाकायदा तौर पर जो है वो जी। नात ख़ानी को आगे, अभी आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, क्या करना है इसमें नात ख़ानी में? फ्यूचर प्लान्स ये हैं कि एक बड़ा नात ख़ां बनना है मुझे। ये मेरी इंशाल्लाह, बहुत बड़ी इंशाल्लाह। ख्वाहिश है हाँ। कि जिनका जिक्र कर रही हूँ वही मुझे आगे बढ़ाएंगे। इंशाल्लाह। बहुत खूबसूरत आपने बात की। अच्छा, ये बताएं कि आप स्कूल से ही जो है वो नातें पढ़ रही हैं, और टीचर्स वगैरह आपको कहती होंगी कि अरमीना आप बहुत अच्छी नात पढ़ती हैं, तो आप जब स्कूल में अपनी नातें वगैरह पढ़ती हैं तो उसमें जो है
आप लोगों के वहाँ पर नातों के कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी होते हैं ना जी, स्कूल जी, में कि नात जी। कॉम्पिटिशन, और जैसे मेरे स्कूल में भी जो है वो नात कॉम्पिटिशन होता था, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करती थी जब आप छोटी थी, तो नातों के कॉम्पिटिशन में? जी जी, मैं पार्टिसिपेट करती थी, हाँ। मुकाबला भी हुआ था हमारे स्कूल में, अच्छा तो मैंने उसमें विन किया था। अच्छा, माशाल्लाह First माशाल्लाह, prize। सही। तो जो आपने नात पढ़ी थी जिसमें आपने फर्स्ट प्राइज़ विन किया था, वो आपने कौन सी नात पढ़ी थी उसमें? मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। चले बस फिर आप थोड़ी सी वही नात जो है वो पढ़ें। मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से, महक गुलाब की आने लगी पसीने से। हाँ, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से, नबी का नाम अगर लो तो इस तरीके से, नबी का नाम अगर लो तो इस तरीके से, दुआ यहाँ से चले और असर मदीने में, मेरे ख्याल को निस्बत हुई मदीने से। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी आपने नात पढ़ी। अच्छा ये बताएं कि जब आप नातें पढ़ती हैं तो इसकी बाकायदा आप प्रैक्टिस वगैरह करती हैं, या मतलब आपको आप जैसे कोई भी नात है और आपने देखा तो आप उसको आराम से पढ़ लेती हैं, या नात खां जो है उनकी क्या रूटीन होती है, किस तरीके से ये प्रैक्टिस करते हैं ताकि आवाज़ जो है वो ठीक रहे, क्या क्या आप लोगों को एहतियात करनी पड़ती है कि गला जो है वो ठीक रहे? एहतियात तो हमें करनी पड़ती है, हाँ। क्योंकि हम महफिलें पढ़ते हैं, हाँ। अचानक से गला ख़राब हो जाता है, हाँ। फिर महफिल में नहीं पढ़ा जाता है अक्सर, सही तो एहतियात गले की बहुत ज़रूरी होती है। सही। तो उसके लिए क्या मतलब अवॉइड करती हैं, ठंडा पानी वगैरह नहीं जी पीते? जी, ठंडा या पानी, और हाँ। जैसे आजकल पापड्स वगैरह हैं उससे भी अवॉइड, पापड़ वगैरह भी नहीं खाती? सही सही सही। और प्रैक्टिस का क्या होता है, प्रैक्टिस वगैरह करते? जी जी, प्रैक्टिस भी करती हूँ मैं। हाँ, जो कलाम मैंने सुना है उसकी पहले अच्छे से प्रैक्टिस करिए, फिर उसके बाद ताकि जैसे- जो और लोग नात खानी जी। करना चाहते हैं ना, वो आपको सुन के यही सारी चीज़ें करें ताकि वो भी अच्छे जो है वो नात खां बने, तो इसलिए जी, मैंने जी। आपसे पूछा। प्रैक्टिस करती हाँ। हूँ। पहले तो सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पीना पड़ता है ताकि गला ठीक रहे। हाँ। इस हिसाब से, और जिस कलाम के रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती हैं हाँ। मेरी, मुझे उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस मारनी पड़ती है। हाँ। पहले इसकी प्रैक्टिस करूँगी, फिर उसके बाद आगे जाके अच्छे से इसको परफॉर्म कर पाऊँगी। चले जी, तो अरमीना हमारे साथ हैं और बहुत खूबसूरत तरीके से जो है ये नात खानी कर रही हैं शो में। या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और नात खां से आपको मिलवाएंगे। जी रही हूँ
मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला ले हमें अपने घर में। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी, कभी तो सुनेगा दुआएं वो मेरी। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। जो लोगों से सुन सुन के नक्शे है खींचे, हकीकत में होंगे मनाजिर वो कैसे। कभी जाके देखूं खुदा खो से अपनी, कभी जाके देखूं खुदा को से अपनी। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। मेरे सामने हो वो काबे की चौखट, वो रुकने यमानी, वो मीज़ाब रहमत। मैं सहने हरम में करूँ जाके सजदे, मैं सहने हरम में करूँ जाके सजदे। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। नहीं है भरोसा कोई जिंदगी का, उसी को खबर है वो सब जानता है। बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले, बुला लेगा मुझको वो मरने से पहले। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। खुदा कब बुला ले मुझे अपने घर में, खुदा कब बुला ले हमें अपने घर में। मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शिज़ा फ़ातिमा जिन्होंने ये खूबसूरत कलाम पढ़ा, खूबसूरत नात पढ़ी। शिज़ा आपको शो में वेलकम कहते हैं, कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आपसे? अच्छा शिज़ा, इतने अच्छे तरीके से, इतने खूबसूरत तरीके से आप ये कलाम पढ़ी थी, वैसे बड़ी प्यारी भी लग रही हैं आप। जज़ाकल्लाह। अच्छा ये बताएं, आपको शुरू से बचपन से शौक था नात खानी का? शुरू से पढ़ रही हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बचपन से ही शौक है, मैं बचपन से पढ़ रही हूँ। अच्छा। और माशाल्लाह से बहुत से मुकाबलात में भी मैं गई हूँ, मैंने हिस्सा लिया है। अच्छा, बहुत सारे मुकाबलों में भी आपने हिस्सा लिया है, सही। तो ये आपने जब स्टार्ट की थी तो कोई इंस्पिरेशन था, कोई फेवरेट आपके नात खां थे जिनको देख के आपने कहा कि मैंने भी इनके जैसी जो है वो नात पढ़नी है? असल में हमारे शुरू से ही मतलब घर में सब नात ख़वानी के हवाले से माशाल्लाह, माशाल्लाह। सबको शौक है, मेरे अब्बू को भी, अम्मी को भी, सबको ना। तो फिर बहनों को, कज़नों को, तो वो मेरी कज़न है वो पढ़ती है, फिर उनको देख देख के मुझे शौक हुआ, उनके साथ में महफिल में जाती थी। तो बस ये कि उनके साथ ही साथ में हम भी पढ़ते रह गए। चलें जी। अच्छा अभी कोई बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो है शो का टाइम बड़ा मुख्तसर होता है, अरमीना भी हमारे साथ हैं, शीज़ा भी हमारे साथ हैं, तो थोड़ा सा एक और जो है वो नात पढ़ दीजिए। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं,
दिल को हम मत लाए अनवार बनाए हुए हैं। कश्तियाँ अपनी कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए हैं। लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। और एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी। एक झलक आज दिखा गुंबद खजरा के मकी। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। कुछ भी है दूर से दीदार को आए हुए हैं। लो वेलकम बैक। तो भाई अब हम बात करेंगे मयाना रवी के हवाले से कि मयाना रवी इख्तियार करना कितना ज़रूरी है। मयाना रवी जो है वो ज़िंदगियों को कितना बेहतर बना देती है। अगर आप एतदाल से चलते हैं, शोबाजी से कहीं दूर रहते हैं, तो इससे आप ख़ुद भी जो है प्रेशर फील नहीं करते और दूसरे जो हैं वो आपकी वजह से किसी मुश्किल में नहीं आते। अब दूसरे आपकी वजह से किस मुश्किल में आ जाते हैं? आपकी शोबाजी की वजह से। वो तो आपको पता ही है कि अगर किसी की इस्तिताअत नहीं है तो फिर वो उस डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं भी काश ये चीज़ ले पाता, मैं भी ऐसा कर पाता। तो मयाना रवी इख्तियार करना एक अच्छा अमल है और अपनी कोई भी चीज़ लेकर उसकी शोबाजी करना ये कहीं ठीक नहीं है। इस पर बात करने के लिए फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है और मुफ्ती साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। कैसी हैं फातिमा? ठीक ठाक। अच्छा फातिमा, अभी जिस तरह से ब्रेक के लिंक पे भी हम बात कर रहे थे कि ये जो रहमतों बरकतों का महीना बस अब आने वाला है, इसकी आमद है, इसकी तैयारी सभी कर रहे होते हैं जिस लेवल पर भी कर सके, जो भी उनकी इस्तात होती है। अगर कोई इस तरह से तैयारी कर सकता है कि जी अगर उसके पास 10,000 है तो वो 10,000 रुपये में तैयारी कर रहा है, 5,000 है तो वो 5,000 रुपये में तैयारी कर रहा है। लेकिन एतदाल रखना, मयाना रवी इख्तियार करना कितना ज़रूरी है? नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत खूबसूरत मौजू और मौके की मुनासबत से कि रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत महीना जो है, जो बरकतें और रहमतें समेटने वाला है, इसमें जो है लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि किस तरह से है जब हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं और अल्लाह के हुक्म पे रोज़ा रख रहे हैं तो हम किस तरीके से मयाना रवी अपना कर जो है अपने रमज़ानुल मुबारक को बेहतर बना सके और ज़ाहिरी और बातनी जो फैज़ है वो पा सकें। देखिए, मयाना रवी की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है कि दरमियाना रास्ता इख्तियार करना, यानी एतदाल से हर चीज़ में, चाहे वो ज़ाहिरी मामलात हों, चाहे वो बातनी मामलात हों, चाहे वो खर्च के हवाले से हों, चाहे वो गुफ्तगू के हवाले से हों, चाहे वो रहन सहन के हवाले से हों, यानी ज़ाहिरी ज़िंदगी में जो भी अमूर हम सर अंजाम देते हैं उनके जितने भी मामलात हैं उसमें मयाना रवी इख्तियार करने का जो हुक्म है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें हुक्म अता फरमाया है। और इसमें मैं कुरान पाक की आयत मुबारका का तर्जुमा कहूँगी कि सूरह लुक़मान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि मयाना चाल चल, यानी कि हुक्म दे दिया। अब ये कहते हैं ना कि ऐसा करना चाहिए, मयाना रवी इख्तियार करनी चाहिए, तो ये हुक्म है, ये हुक्म इलाही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक जगह पे कहा कि हद से तजावज़ ना करो, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हद से तजावज़ करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। फिर इसी तरीके से सूरह अराफ की आयत देख लें और सूरह बनी इसराइल में देख लें कि जो फजूल खर्ची है, जो इसराफ जो लोग करते हैं उनके लिए भी हुक्म आता है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता है कि ऐसा भी ना हो जाओ, मैं आयत का मफ़हूम पेश करूँगी कि ऐसे भी ना हो जाओ कि अपने हाथों को गर्दनों से बांध लो,
यानी कि बिल्कुल जो है वो खींच लो हाथ को कि जो ज़रूरियात ज़िंदगी के उमूर हैं वो सर अंजाम देने के लिए भी जो है वो जो आपके पास अल्लाह सुब्हानहू तआला की नेमत है, एक कहते हैं ना कि ये जो रोजी रोजगार है, ये जो पैसे हैं, ये भी एक नेमत है, उसमें भी आपके पास हैं और आप उसको खर्च नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसा भी ना करो कि इतना इसराफ करो कि तंगदस्ती में आ जाओ। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा की रोशनी में अगर हम देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ये हदीस पाक का मफ़हूम पेश करूँगी कि अपने हर मामलात में मयाना रवि इख्तियार करो। जो मयाना रवि इख्तियार करता है वो कभी भी नाकाम नहीं होता है। और बेशुमार अहादीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, चाहे वो इबादत के उमूर हो, जैसे कि मैं एक वाक़या बयान करूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो जो है एक पहाड़ के ऊपर से गुजरते हैं और वो देखते हैं कि एक शख्स जो है वो नमाज पढ़ता है और फिर वहाँ से गुजर जाते हैं। और जब सहाबा कराम के साथ उसी पहाड़ से वो वापस आते हैं काफ़ी देर के बाद, घंटों के बाद, तो देखते हैं कि वही जो शख्स है जो नमाज पढ़ रहा है उसने अपनी नमाज को तवील कर दिया है और वो अभी तक नमाज पढ़ रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त, उस लम्हे में सहाबा कराम को मुखातिब करके 3 दफ़ा फरमाया कि म्याना रवि इख्तियार करो, म्याना रवि इख्तियार करो, म्याना रवि इख्तियार करो। यानी ये कहा कि अल्लाह ताला जो है, बेशक अल्लाह की जो इबादत हम करते हैं तो अल्लाह पाक ने उसका अजर व सवाब रखा है कि तुम इबादत करके थक जाओगे, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है वो जो है तुम्हें जो अजर व सवाब देने से नहीं थकेगा। यानी म्याना रवि रखो। इसी तरीके से आप सीरत तैयबा का अगर हम मुताला करते हैं तो हम ये देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद फरमाया, कुरान पाक की आयत मुबारक का मफहूम पेश करूंगी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की मोहब्बत, तकवा, परहेजगारी बहुत ज़्यादा जब बढ़ जाती है तो इंसान के अंदर वो शौक पैदा होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेतहाशा जो है इबादत करते थे और इतनी इबादत करते थे कि उनके शौक़ इबादत से वो इतना क़याम किया करते थे कि जो उनके जो पैर मुबारक हैं वो सूज जाते थे, वरम आ जाता था। तो फिर आयत मुबारक का नज़ूल हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये इस हालत को देखते हुए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि ए नबी, हमने ये कुरान पाक तुम पे इसलिए ही नहीं नाजिल फरमाया कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। और फिर एक जगह पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग दीन का काम करते हैं और कफ़ार जो है, जैसे कहते हैं ना हम लोग जब दीन की तबलीग करते हैं तो बहुत सारी जगहों पे जो है हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हम बड़े रंजीदा हो जाते हैं, गमज़दा हो जाते हैं या और भी हमारे कुछ मामलात होते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तवक्कुल की तरफ हमें राग़िब करते हुए फरमाता है कि ए नबी, तुम जो हो रंजीदा ना हो। ये कुरान पाक हमने तुम्हें इसलिए नहीं दिया है कि तुम जो हो रंजो अलम में मुब्तला हो जाओ या मुशक्कत में पड़ जाओ। यानी कि तवक्कल जितना तुम हिदायत के लिए कह सकते हो किसी को कह दो। जैसे इस प्रोग्राम की तवज्जो से हम तमाम अवामुन नास को कह रहे हैं, पैगाम पहुंचा रहे हैं। अब अमल करना या ना करना अवामुन नास का काम है। बिल्कुल हम अपने प्लेटफॉर्म से यही कोशिश करते हैं कि ज़्यादातर जो है आप तक यही पैगाम पहुँचे कि आपने मयाना रवि इख्तियार करनी है, एतदाल रखना है। मुफ्ती साहब, आजकल जो माहौल है और जिस तरीके से मैं ब्रेकलिंग में आपको बता रही थी कि लोग इस तरह से शोबाजी भी करते हैं कि कोई भी चीज़ ख़रीद के लाते हैं तो उसको बाकायदा तौर पर फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, लिंक्डइन पर, इनफैक्ट ट्विटर पर भी लगा देते हैं। वो क्या मैसेज देना चाह रहे होते हैं? वो ये बताते हैं कि हमारे पास ये सब कुछ है या दूसरों से पूछ रहे होते हैं कि आपने ये सब कुछ लिया या नहीं लिया? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, बड़ा ही एक खूबसूरत पैगाम है। मयाना रवि असल में इंसान के किरदार में होती है। मयाना रवि इंसान के अल्फाज से भी ज़ाहिर होती है और मयाना रवि इंसान की इबादत में भी होती है। इंसान की पूरी ज़िंदगी जब एतदाल से गुजरे तो इंसान की एक ज़िंदगी अच्छी ज़िंदगी गुजरती है। सही। हम यहाँ देखते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़िंदगी के अंदर बाकायदा सहाबाए कराम को इबादत में भी मयाना रवि इख्तियार करने का हुक्म फरमाते हैं कि इतना ना करो कि तुम हल्कान हो जाओ। और अगर हम वेस्टर्न साइकोलॉजी को देखें तो बाकायदा उन्होंने कहा है कि एक्सट्रीमिज्म इज एन प्रॉब्लम ऑफ साइकोलॉजी, कि किसी भी चीज में इंसान जब बहुत ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, चाहे वो मजहबी एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो मटीरियलिस्टिक एक्सट्रीमिस्ट हो, चाहे वो नॉलेज के एतबार से, इवन के जब आपसे कोई मोहब्बत भी हद से ज्यादा करने लग जाए ना, आप उससे भी परेशान हो जाते हैं। तो एक्सट्रीमिज्म किसी भी नहज पर किसी भी तरीके से हो तो वो इंसान के लिए हमेशा मुसीबत का बाइस ही बनती है। तो इंसान को हर तौर पर मयाना रवि इख्तियार करनी चाहिए। दूसरी आपने बात की कि पाकिस्तान के अंदर, मैं इससे भी बड़ा इशू आपको एड्रेस करता हूँ।
अभी मेरी बहन बात करी थी तो मेरे जहन में एक बात आई कि अभी ये दिसंबर गुजरा है, शादियों का सीजन गुजरा है। पाकिस्तान में 80% हमारा तबका ये है कि वो शादी पर इतने अखराजात कर देता है जो उनकी हैसियत से बहुत बालातर होते हैं। हमने देखे हैं कि बाप और भाई फिर पूरी जिंदगी उसका उधार चुकाता रहता है, और जिसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमारे ये आजकल के यूट्यूबर्स भी हैं जिन्होंने अपनी शादी को, अपनी लाइफ को इतना लोगों के अंदर फैंटेसी दिखा दी है कि शादियों पर इस तरह के पैसे उड़ाना, कवाली नाइट्स करना, शादी पे बड़ी बड़ी गाड़ियों पर अपने बारात की एंट्रियां करना, जिसकी वजह से हमारा हर नौजवान जब शादीशुदा जोड़ा जब उस चीज को देखता है तो वो कहता है मेरी शादी भी ऐसी होनी चाहिए। फिर वो ख्वाहिश का इजहार जब वालिदैन की तरफ जाता है तो वो तमाम तर चीजें उनको करनी पड़ती हैं। आप देखिए शादी के एक सूट लाखों से कम नहीं है, जो सिर्फ एक रात को पहनना है, 5, 8, 10 लाख रुपए का खाली वो सूट है जिसका दोबारा कभी यूजेज है ही नहीं लाइफ के अंदर। तो बहुत सारी चीजें हम म्यान रवि से अगर इख्तियार करें तो हमारी लाइफ इजी हो जाएगी। अब रमजान का मैसेज देख लें, मैं पहले इबादत में मैसेज दूंगा। हम रमजान के अंदर बहुत सारे ऐसे मामला, जैसे फॉर एग्जांपल हम रोजा रखते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, 5 वक्त कुरान खत्म करने की तरफ जाते हैं। वही आप ईद का दिन देखेंगे, आप देखेंगे कि मस्जिद के अंदर रश खत्म हो गया। वही आप देखेंगे पूरा साल कुरान पाक ऐसे ही पढ़ा रहेगा, लेकिन वो कुरान सिर्फ रमजान के अंदर खुलेगा। तो क्या ये म्यान रवि नहीं है? जो काम तुम रमजान के अंदर कर रहे थे कि चलो इतनी कंटिन्यूटी के साथ नहीं, कुरान एक पारा पढ़ते होगे, लेकिन रमजान के बाद 2-3 सफ़े तो पढ़ने चाहिए। तो वो चीज आपके मिजाज के अंदर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम लोग आदत ही कि कोई भी चीज कुछ वक्त के लिए करते हैं। रसूल ने फरमाया कि वो इबादत जो तुम एक साथ सारी कर लो उससे बेहतर है जो तुम थोड़ी थोड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ करो। तो मुस्तकिल मिजाजी हमारे हर शोबे में कम है। अगर आप अपनी जिंदगी में भी देखें, हम एक चीज के लिए बहुत ज्यादा मुस्तकिल नहीं हो पाते। कमिटमेंट हमारे पाकिस्तानी मुआशरे लोगों का बहुत ज्यादा इशू है। तो इस रमजान में हम अपनी लाइफ के अंदर इस कमिटमेंट, और दूसरी आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की, हमारे अंदर इसको म्यान रवि नहीं, इसको कहते हैं रियाकारी, शो ऑफ। ये हमारी जिंदगी के अंदर बहुत ज्यादा आ गए। वो पहले कहते थे कि नेकी कर दरिया में डाल, अब कहते हैं नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। तो आप तमाम तरह अकाउंट्स में, इवन हमारे टीवी चैनल्स भी आप देखेंगे कि किस तरह रमजान के अंदर गरीबों को बुलाकर अपने वो टीआरपी के तहत चीजों को बढ़ाते हैं। आप वो भी देखेंगे कि किस तरह गरीब को एक नुमाइश के तौर पर पेश किया जाएगा, उसको चीजें दी जाएंगी, और उसके बाद जो हेल्प करेगा तो वो भी अपनी नुमाइश करेगा। इस तरह आप इंशाल्लाह देखिएगा कि रमजान की सहरियां, अफ्तारियां लोग किस तरह प्रमोशन अपनी करेंगे। तो ये तमाम चीजें हमारे सोशल मीडिया पर, इस चीज पर आजकल चलता ही यही है कि जो ज्यादा दिखाएगा, और उसके बाद इसी रमजान के बाद आपको अपने न्यू हीरोज मिल जाएंगे, न्यू आइडल्स। फलान ने तो इतनी बड़ी अफ्तारी करा दी, फलान ने तो इतनी बड़ी सहरी करा दी, उससे ज्यादा सखी तो कोई है नहीं, उससे तो ये सारी चीजें हम देखते हैं। उसके बाद आपको वही जो गरीबों पे बात करते हुए नजर आएंगे, वो अपनी ईद की शॉपिंग, अपनी ईद की मस्जिद की एंट्रियां, अपनी ईद से निकलने के बाद लोगों को ईदी देते हुए दिखाई देंगे। तो ये सारी चीजें कौम के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा पॉइजन है उनके जहन के लिए। तो इस चीज से बचना चाहिए, उस चीज से बचना चाहिए। अच्छा, घरों में अगर जो खवातीन है ना, वो भी इस चीज़ में अहम किरदार अदा कर सकती हैं कि अगर उनको लगता है कि उनके घर में बहुत सारे लोग जो है वो एतदाल पसंदी से आगे जा रहे हैं, या म्यान रवि जो है वो इख्तियार नहीं की जा रही, तो खवातीन का कितना बड़ा किरदार होता है, कितना बड़ा रोल होता है कि वो वहीं पर रोकें और बताएं कि नहीं, ये चीज़ इतनी काफ़ी है, इतना नहीं करना, ये हमारा बजट है, इससे आगे एक्सीड नहीं करना, या ये इतना ही रहना चाहिए। कितना अहम किरदार है खवातीन का? बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि मर्द जो है वो कमाने के लिए बाहर जाता है, तो सारे जो घर के जो अमूर हैं जितने भी, वो उसकी जो निगरान है उस वक्त जो है बच्चों की निगरानी करना, घर के तमाम मामलात को देखना, वो औरत की जिम्मेदारी होती है। देखिए ये सारी चीज़ें तरबियत पर डिपेंड करती हैं। मैं बात वही कहूँगी कि जिस तरह आपके वालिदैन की तरबियत होगी, जिस तरीके से आपके घर का, जो सोशल मीडिया पर लोग खवातीन देख देख कर अपने जो हस्बैंड्स को भी तंग करती है ना, फादर को भी तंग करती है, भाइयों को भी तंग करती है कि भाई फला ने तो देखिए ये जोड़ा ले लिया, उसने तो व्हाट्सएप स्टोरी लगाई हुई है, उसने तो ये किया हुआ, उसने वो तो ये जो आपने बात की है ना, ये जो आपने बात की है, देखिए म्यान रवि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान है, ये जो मैं उसको दोबारा से रिपीट करूंगी कि जो म्यान रवि इख्तियार करता है उसकी ज़िंदगी संवर जाती है, और जो म्यान रवि इख्तियार नहीं करता उसकी ज़िंदगी बिगड़ जाती है। इससे सारी बात वाज़ेह हो जाती है कि हम किसी भी मामलात में, चाहे वो घरेलू अखराजात हो या कोई किसी किस्म की लालच हो, चाहे वो कपड़ों के मामले में हो, जो अपनी ग्रोसरी के मामले में हो, यानी ना शुक्रगुजारी का जो पहलू अगर औरतों के अंदर आ जाता है कि अल्लाह नेमत, देखे ना अब दोज़ख में सबसे ज्यादा औरतें किस बुनियाद पे जाएंगी कि वो अपने शौहरों की नाशुक्री किया करती थी।
अब अगर उसके शौहर की जो इनकम है वो 50,000 है या 25,000 है, इस तरीके से अगर है उसकी, और उसकी जो ख्वाहिशात हैं वो 1 लाख से ऊपर है, ठीक है, तो वो तो फिर नहीं कर सकेगा ना, वो तो फिर हराम के आमेज़िश उसके अंदर शामिल हो जाएगी। तो जितना मयाना रवि से बंदा रखता है अपनी, पहले तो इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अपनी ग़िज़ा में हराम शामिल ना हो, और वो जब ही होगा जब आपकी जो ज़ात है उसका तवक्कल अल्लाह के ऊपर होगा। जब मैं समझती हूँ कि शरीयत का जो मगज़ है, मेरे मुर्शिद करीम फरमाते हैं शरीयत का मगज़ जो है वो तकवा है, और जब बंदे के अंदर तकवा परहेज़गारी आती है तो उसके अमाल दुरुस्त हो जाते हैं, और अमाल जब दुरुस्त होते हैं तो उसकी राहें दुरुस्त हो जाती हैं। तो ये जो ये मयाना रवि है और शुक्रगुजारी है, आजिज़ी है, इनकिसारी है, जो रमज़ानुल मुबारक में हम जैसे भाई साहब ने कहा कि रियाकारी करते हैं। अब रियाकारी करते हैं कि ग्रोसरी ला रहे हैं तो वो अगर किसी को दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, तो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, ठीक है, तो वो रियाकारी में उस चीज़ को आ जाती है। वो चीज़ अपने घर में नहीं है खाने के लिए, अपने बहन भाइयों के पास नहीं है। सबसे पहले अफजल सदका वो है जो आपके घर से शुरू होता है, ठीक है। मैंने पहले भी कहा था कि आप चैरिटी शुरू करते हैं तो अपने घर से शुरू करें, अपने ख़ानदान से शुरू करें, अपने अजीज़ व अकारिब में देखें कि कौन ऐसा मुस्तहिक है जो सफ़ेद पोश है, जो आपसे मांग नहीं रहा है। तो कहते हैं कि देने वाला जो हाथ है वो ऐसा होना चाहिए कि उसको पता भी ना चले किसी को भी। हुक्म तो यही है ना कि जब आप किसी को दो तो किसी को उसकी दिल आजारी ना हो, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब ना हो। अब जो हमारा जो माशरा जिस तरफ ट्रेंड कर गया है वो इतनी ज़्यादा रियाकारी, इतना ज़्यादा शो ऑफ है कि हम कोई भी अमल करते हैं, एक तो पहले हमारे घरों में बेबरकतियाँ हैं, वो इसी वजह से हैं कि हमारे किसी भी अमल में एतदाल पसंदी और जो मयाना रवि नहीं है। चाहे आप गुफ्तगू को ले लें, चाहे बोलचाल को ले लें, चाहे इबादत को ले लें, चाहे अपने घर में खाने पीने का। रमज़ानुल मुबारक को देख लें, अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि रमज़ानुल मुबारक में बहुत ज़्यादा बेशक करना चाहिए इसराफ, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसराफ को नापसंद फरमाया है। उसी में से अगर आप देखते हैं कि आप अपने घर में अच्छी चीज़ें बना सकते हैं, बाजार से आप ऑर्डर करते हैं, वही चीज़ बाजार में इतनी ज़्यादा महंगी मिलती है, वही अगर आप घर में उसको तैयार कर लें। ख़वातीन का किरदार इस तरीके से अदा हो सकता है कि वो जो अपने शौहरों पर बर्डन डालती हैं कि जाएँ, आप देखें ये जो समोसों पकौड़ों की जो शॉप्स हैं, या जो इनकी जो ये खाने वालों की शॉप्स हैं, इस पे बेइंतहा रश होता है, जैसे लगा मुफ्त में चीजें बिक रही हैं। तो क्या वो फ्री में आती हैं? अब वो जो वो एक्सपेंस जो लगते हैं तो वो उसका बजट आउट हो जाता है। उसी में अगर आप उन्हीं पैसों में जो बजट में अगर आप वही चीजें घर के अंदर तैयार कर लें तो आपका जो बजट है वो आउट नहीं होगा, और जो है घर के लोगों को अच्छी चीज भी मिल सकती है। तो इसी को मयाना रवि कहते हैं ना, इसी को सुघड़पन कहते हैं कि खवातीन इस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती हैं कि वो अपने हस्बैंड्स पे या अपने भाइयों पे या अपने बाप पर इस तरह से बर्डन्स ना डालें। अपने ख्वाहिशात का जो एक जैसे कहते हैं गठरी, ख्वाहिशात की गठरी जितनी आप बढ़ाते चले जाएंगे ना, उतनी जिंदगी आपकी मुश्किल होती चली जाएगी। ये पता है एक तरीके की इंसान की ना अपने नफ्स से ही जंग होती है। बेशक मुफ्ती साहब इसमें कितना जो है ना वो किरदार खवातीन अदा करती हैं, जिस तरह से अभी फातिमा ने बाकायदा तौर पर डिटेल में बताया, वही मर्द हजरात जो है इसको कंट्रोल करने के लिए क्या कर सकते हैं? क्योंकि वो तो यही कहते हैं ना कि हमारी बहन ने हमें ये कहा, हमारी बीवी ने हमें ये कहा, हमारी माँ ने हमें ये कहा। तो मर्द हजरात ये एतदाल को मैनेज करने में, मयाना रवि इख्तियार करने में भी क्या मदद कर सकते हैं उन खवातीन की जो कि बज़िद होती हैं कि नहीं ये इस तरीके से मैनेज हो जाएगा, और उसके बाद आखिर में आप देखें कि लोग कर्जदार भी बैठे होते हैं। जी, सबसे पहले तो मैं इसमें एक बात कहूँगा कि जहाँ मर्द की ये जिम्मेदारी है, हमारे यहाँ कुछ नौजवान तबके में एक प्रॉब्लम भी है। हाँ। एक प्रॉब्लम ये है कि आप इस चीज़ को समझेंगे भी कि जब मर्द रिलेशनशिप में आता है तो वो इस तरह के बड़े बड़े दावे कर देता है जिसको बाद में पूरा करना मुश्किल हो जाता है। तो वो मयाना रवि भी इख्तियार करनी चाहिए। जब आप बहुत बड़े क्लेम्स कर देते हैं तो उस क्लेम्स को फुलफिल करना बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी है। जहाँ मेरी बहन ने बिल्कुल सही कहा, जहाँ एक औरत की जिम्मेदारी है कि वो अपने मर्द की इनकम को देखते हुए अपनी ख्वाहिशात का इजहार करे, तो मर्द की भी ये जिम्मेदारी है कि वो जब शादी से पहले अज़दवाजी जिंदगी में आता है तो वो बातें बताए जो कि हकीकतन हो सकती हैं, वो ख्वाब ना हो। तो मर्द की भी ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी बेगम को ये चीज़ समझाए, या अपनी बहन को या अपनी माँ को ये चीज़ समझाए कि माँ हालात ऐसे हैं जिसकी बिना पर ये चीज़ हम कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ उनके बजट में आती है तो अपने फैमिली के ऊपर खर्च करना अफजल सदका है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको मोटिवेट किया
लेकिन ये जहनी शऊर की बात है कि हर इंसान को पता है कि कौन सी चीज नेसेसिटी है, कौन सी चीज डिजायर्स और वांट्स में आती है, कौन सी चीज असराफ में आती है, कौन सी चीज एक ऐसी है जो कि खुशी के बायस इस्तेमाल हो सकती है। तो इस तरह कोशिश करनी चाहिए मर्द हजरात को कि अपने जितनी भी खवातीन हैं उनकी जो जरूरियात जिंदगी आप उनको इस तरीके से पूरा करें, लेकिन जो ख्वाहिशात हैं उनको आप रोक सकते हैं। इसमें मैं एक बात जरूर कहूंगा, ये बात आती है तरबियत से। आप जिस तरह अपब्रिंगिंग करते हैं बच्चों की, तो मैं अमूमन मेरे क्योंकि स्टूडेंट्स भी हैं, जब उनसे पेरेंट्स से बात होती है मैं कहता हूँ याद रखिए जब आप बचपन से ही बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा करने लग जाएंगे तो वो आगे अपनी तमाम तरह जिंदगी के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। तो क्या करें, जब भी देखने वाले अगर आप पेरेंटिंग करें, देखें बच्चा जब कोई चीज मांगता है तो वालिदैन की ख्वाहिश होती है कि अपने आप को भी बेचकर वो चीज उनको ला कर दे दे। लेकिन एक नुक्ता है कि जब भी आपसे आपके बच्चे किसी चीज की ख्वाहिश करते हैं आप डायरेक्ट उनसे एक क्वेश्चन पूछें कि गिव मी 3 रीजंस, कि मुझे 3 वजूहात बता दो कि आपको ये चीज क्यों चाहिए। अगर उन्होंने 3 रीजंस सही बता दिए कि हाँ मुझे ये क्यों चाहिए, तब आप उनको दिलवा दें। वरना अमूमन बच्चे ये कहते हैं कि फलां के पास है मेरे पास नहीं, इस वजह से कि मैं बस ऐसे ही मुझे चाहिए। तो ये रीजंस को कट ऑफ करें। अगर वो 3 सच्ची सही रीजंस बता देता है, कैसे रीजंस जो सच्ची में उसको जरूरत है, तो तब आप दिलवा दें। बचपन से ही अगर आप ख्वाहिशात पूरे करने लगेंगे तो वो कल अपनी फैमिली के लिए जिनसे जुड़ेंगे उनकी फैमिली के लिए मुसीबत का बायस। सही, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साद और फातिमा हमारे शो पर आए, और शो का टाइम जो है वो एंड अप हो गया है। आज के शो से फिलहाल इतना ही। शो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर हमारी सोशल साइट पर आप दीजिएगा। और जाने से पहले एक छोटे से बच्चे हैं दाऊद, इनकी है बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे टू यू दाऊद।